नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में। बिल्कुल आसान भाषा में इसके फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों को समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये चार्ट पैटर्न मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम देखें इसके प्रीवियस चार्ट को, तो स्टॉक लंबे टाइम से अप ट्रेंड में था। इस साल जो है हमें एक शार्प अप ट्रेंड देखने को मिला है स्टॉक में। यहाँ पे जो है गैप अप हुआ था जब एसिड पोल के रिजल्ट थे, और उसके अगले दिन जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो वापस से हमें एक करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक ने फिर रिकवरी दी वापस से, एंड जो इसका लाइफ टाइम हाई लगाया वो 362 का लगा के स्टॉक अभी थोड़े करेक्शन पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें तो स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जा रहा है। एंड अभी हम देखें तो स्टॉक में जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर हम स्टॉक को क्लोजली लुक करें तो हम यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से हम ये डिसेंडिंग चैनल बना सकते हैं। एंड यहाँ पे हम सपोर्ट मार्क करते हैं, तो देखिए इस रेजिस्टेंस ऊपर रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस तरह से एक डिसेंडिंग चैनल बना रहा है और जिसके अंदर स्टॉक अभी घूम रहा है। और करंटली हम देखें तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी लिया हुआ है। इस ट्रेड लाइन के ऊपर जब तक स्टॉक है तो स्टॉक बुलिश है। जब ट्रेड लाइन के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो जो स्टॉक का सेंटीमेंट है वो बेरिश हो सकता है। बट फिलहाल के लिए स्टॉक बुलिश है और इस चैनल के ऊपर वो स्टॉक निकलता है। ऊपर इस चैनल के ऊपर जो है स्टॉक निकल के बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे, देन हम बाई करने की सोच सकते हैं। जब तक स्टॉक इस चैनल के अंदर स्टॉक घूम रहा है तब तक हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक को वॉच करना है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, देन हमें जो मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेगा चैनल का ब्रेकआउट, जो कि अप ट्रेंड के बाद एक डिसेंडिंग चैनल बना है जिसका ब्रेकआउट मिलेगा। और जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट है इसका रिवर्सल भी मिलेगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो देखिए लार्ज कैप कंपनी है, 3,13,240 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 19.9 का है, इंडस्ट्री पी 34.3 का है। इंडस्ट्री पी से वैल्यूशन कम है। जो डेप्ट है वो 1.42 का है। डेप्ट कंपनी पे है ज़्यादा, एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 3.59 की बुक वैल्यू है। हम पी ए कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए जो कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो है पावर जनरेशन। इसलिए इन कंपनीज़ पे जो है डेप्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा करना पड़ता है। हम देखें तो सभी कंपनीज़ पे काफ़ी डेप्ट है। जो सबसे कम डेप्ट है वो अडानी पावर पे, जो कि 0.8 है। बाकी सब पे जो है 1.5 के आसपास जो है डेप्ट है। पी रेशियो की बात करते हैं तो 19.85 का पी है, एंड इंडस्ट्री पी 34.27 का है। बाकी कंपनीज पे भी काफ़ी ज़्यादा पी है। जो अडानी पावर है उनका जो पी रेशियो वो सबसे कम है। ओपीएम की बात करते हैं तो जो ओपीएम है वो 85.91% का है। जो मार्जिन कंपनी बना रही है अपने रेवेन्यू पे, जो प्रॉफिट बना रही है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। जो बुक वैल्यू है वो 3.59 की है। सेकंड लोएस्ट बुक वैल्यू है, और बाकी कंपनीज की बुक वैल्यू देखें तो सबकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो आर है वो 19% का है। आर भी अच्छा देखने को मिल रहा है, सेकंड हाइएस्ट। एंड जो आर है वो 13.21 का है। एंड एवरेज आर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं। Power Grid Corporation of India Limited is a Maharashtra CPSU and India's largest electric power transmission company. ये जो कंपनी है महाराष्ट्र की CPSU कंपनी है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक स्टॉक अंडरटेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सॉरी। महाराष्ट्र के, बिकॉज महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, यानी कि ये कंपनी खुद से पावर बनाती नहीं है, उसको सप्लाई करती है एक जगह से दूसरी जगह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51% स्टेक इन कंपनी। ये पब्लिक कंपनी है एक, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 51.34% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी को जो बनाया गया था एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज करंट एंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। इस कंपनी को बनाया गया था जो हाई वोल्टेज करंट है उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी ऑल ओवर इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो है ये कंपनी जो है ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करती है, उन्हें मेंटेनेंस करती है, उन्हें ऑपरेट करती है। कंपनी मूव्स लार्ज ब्लॉक्स ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल जनरेटिंग एजेंसीज एंड एरियाज दैट हैव सरप्लस पावर टू लोड सेंटर्स एंड अक्रॉस रीजन्स। जो जिन एरियाज़ में जिन जगह पे ज़्यादा पावर है उन जगह पर ये जो कंपनी ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रिसिटी को, जहाँ पे पावर की ज़रूरत है। एक सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया पे जो है कंपनी पावर को मूव करती है। Power Grid Corporation also executes several strategically important projects assigned to company by Government of India on nomination basis. जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए जो क्रूशियल प्रोजेक्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, उनको जो है ये कंपनी
गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं नॉमिनेशन बेसिस पे, यानी कि कोई बिडिंग नहीं करनी पड़ती इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। सो इन्हें नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी बिडिंग के जो है वो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो इन्हें कोई कॉम्पिटिटिव नहीं करना पड़ता उन प्रोजेक्ट्स के लिए। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन प्लानिंग, implementation, operation and maintenance of interstate transmission. सो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन यानी जो ट्रांसमिशन कंपनी करती है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जो स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स को जोड़ने का काम। टेलीकॉम में भी कंपनी सर्विसेज देती है एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज भी जो है कंपनी देती है। Strategic importance to the government. So company plays a vital role in the development of India's power sector, owning 85% of interstate transmission network and carrying 45% of power of India. So जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स है जो पूरी इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन्स बिछी हुई है उनका 85% जो हिस्सा है वो ये कंपनी बनाती है और मेंटेन करती है, और जो पूरी इंडिया में जो पावर जनरेट होती है उनका 45% जो हिस्सा है उस पावर को कंपनी जो है कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। कंपनी जो है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जो कि ग्रीन हाउस इंडिया का प्रोजेक्ट है। सो कंपनी के जो है 11 ईवी प्लांट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, फास्ट चार्जिंग स्टेशन 16 जो ईवी स्टेशन है वो कंपनी बना रही है। 24 उसके अलावा एडिशनल ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो कि दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, शिलोंग में बनेंगे, और उसके अलावा जो है 11 ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है कंपनी आगे बनाने की प्लान कर रही है, जो कि इनकी स्कीम के अंदर है। रेवेन्यू ब्रेकर की बात करें तो जो ट्रांसमिशन चार्जेस है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करती है कंपनी उसके उन चार्जेस के थ्रू 89% का रेवेन्यू है, कंसल्टेंसी से 1.2% का, टेलीकॉम से जो है 1.8% का, और अदर चार्जेस जो है अदर सर्विसेज जो कंपनी देती है वहाँ से 7% का इनका रेवेन्यू आता है। सो सबसे बड़ा जो इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो ट्रांसमिशन चार्जेस है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो 1,72,191 सर्किट किलोमीटर का इनकी ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इसी कंपनी की है। 264 सब स्टेशन है, 4,69,607 मेगावाट एम्पेयर की जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है, यानी कि जो हाई वोल्टेज है उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा। तो सो ये जो करने की कैपेसिटी है वो भी इनकी हाइस्ट है। एंड जो वोल्टेज को कन्वर्ट करना ज़रूरी है बिकॉज अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले आ रहे हैं सो सेफ्टी जो मेजर्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो 150 इनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स है। ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो 21 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है जिनमें इनके 25 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। सो ये सारा कंपनी के बिजनेस के बारे में हमने बात कर ली एंड पीयर कंपेरिजन भी हम कर चुके हैं। तो अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए जो रेवेन्यू है वो अप डाउन होता रहता है कंपनी का। 2023 में हाईएस्ट था 12,264 करोड़, उसके बाद 11,000 करोड़, यानी सीधा 1200 करोड़ से घट गए रेवेन्यू, उसके बाद 200 करोड़ से बढ़े, देन 11,550 करोड़, देन 11,978 करोड़, लगभग वापस 12,000 करोड़ के पास आ गए थे। बट इस साल जो है 900 करोड़ से रेवेन्यू घटे, सो क्वार्टरली बेसिस पे हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 83% से 87% हुआ है, यानी 4% से रेवेन्यू बढ़ा है। एंड अदर इनकम की अगर बात करें तो अदर इनकम भी थोड़ी सी घटी हुई है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो जून 2021 में हाईएस्ट था नेट प्रॉफिट 5,998 करोड़, बिकॉज जो कंपनी की अदर इनकम इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स पे ज़्यादा थी। तो ये सिर्फ इसी क्वार्टर के लिए था, बाकी किसी क्वार्टर में नहीं है। जो एक्सेप्शनल आइटम में इनकी इनकम है, यानी हो सकता है कंपनी ने कोई अपनी लैंड या कुछ ज़मीन बेची हो या कोई एसेट्स बेची हो जिससे इन्हें अदर इनकम हुई हो। एंड जो अदर इनकम नॉर्मल यानी कि जो हर क्वार्टर में इनकम आ रही है उसमें हम देखें तो 302 करोड़ की इनकम हुई है इस साल। एंड पिछले साल से हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वो 4,166 से 3,224 करोड़ पे आ गए। तो देखिए जो इसका रेवेन्यू है वो 80% से ज़्यादा ही रहता है हमेशा, हर क्वार्टर में लगभग 85% के पास ही रहता है। सो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है, जो ओपीएम है वो अच्छा है कंपनी का। सो रेवेन्यू जैसे नॉर्मल होते हैं वापस से रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखेंगे। अब हम ईयरली बेसिस पर अगर देखें तो
पिछले साल 45,843 करोड़ के सेल्स थी, जो कि अभी 45,801 करोड़ की है। सो 42 करोड़ से जो है सेल्स कम हुई है। उससे पिछले साल हम देखें तो सिर्फ 200 करोड़ से सेल्स बढ़ी थी। और लेकिन हम 2023 में देखें तो 2022 के मुकाबले में 2023 में 41,000 से 45,603 करोड़, यानी कि लगभग 4,000 करोड़ से जो है सेल्स बढ़ी थी। और उससे पहले भी हम देखें तो लगातार जो सेल्स कंपनी की वो अच्छी परसेंटेज से ग्रोथ हो रही थी। बट जो पिछले 3 साल है उसमें हमें रेवेन्यू में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पिछले साल सिर्फ 200 करोड़ से बढ़ा है और इस साल 42 करोड़ से रेवेन्यू घटा है। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 87% से 86% हुआ है, 1% से जो घटा है। अदर इनकम की बात करें तो वो 1335 करोड़ है, जो कि पिछले साल देखें तो एस एफ नेटर्स में जो है 601 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि पिछले साल के लिए था ओनली। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट है, और पिछले साल 15,573 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, इस साल 15,700 करोड़ के है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस पिछले साल से बढ़ के 16.74 से बढ़ के 16.88% हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का अच्छा है। पिछले 3 सालों से हम देखें तो 60% के ऊपर जो है कंपनी 60% के ऊपर अपने प्रॉफिट का जो है डिविडेंड दे रही है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए रिजर्व्स कंपनी के बढ़े और 77,845 करोड़ के रिजर्व से। हालांकि बोरिंग्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, बट पिछले कुछ सालों से हम देखें तो कंपनी ने अपनी बोरिंग घटाई हुई है। 1,48,270 करोड़ की जो बोरिंग मार्च 2020 में थी, एंड इस साल हम देखें तो घटते हुए 1,23,516 की हो गई है। सो जो बोरिंग कंपनी घटा रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, इनको इसलिए इनके ऊपर थोड़ा डेप्ट है। अगर हम कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स की कंपनी कर रही है 18,157 करोड़, जिसके लिए इनको डेप्ट की जरूरत पड़ रही है। रेशियोज़ की बात करते हैं तो देखिए ROCE जो है 13% का है पिछले 2 सालों से, और उससे पहले हम देखें तो ROCE थोड़ा कम रहा है, लगभग 10% के आसपास ROCE रहा है। अभी 2 साल से 13% का है। इसके आगे अगर 15% से ऊपर ROCE जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो देखिए जो प्रोमोटर्स हैं उनमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। सो पब्लिक सेक्टर कंपनी FIS की बात करते हैं तो FIS ने थोड़ा सा स्टेक अपने पिछले कुछ क्वार्टर्स में घटाया हुआ है। जो DIs है उनमें थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया हुआ है, एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो 3.61% की है। सो जो रिटेल होल्डिंग है वो काफ़ी कम है कंपनी की। सो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो वो भी अच्छी है कंपनी के। अगर मुझे इस वीडियो को एक शॉर्ट में समरअप करना हो तो देखिए अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। तो इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो वहाँ पे भी हमको अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से रिकॉर्ड मिले। फाइनेंशियल कंपनी की अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है, जो ROE है वो भी अच्छा है। डेब्ट तो सभी कंपनीज के ऊपर है इस सेक्टर की, और जो बुक वैल्यू है वो इस सेक्टर की अगर बात करें तो कम है कंपनी की। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो भी अच्छे हैं, एंड जो रेवेन्यू है वो भी अगर अगले साल थोड़े रेवेन्यू बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो को एंड करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के लिए। इस वीडियो को जस्ट एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है या फिर किसी अदर स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।